नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा। तीसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके दो चरण पूरे होने के बाद हम ये देखें कि जो केंद्रीय चुनाव प्रचार अभियान है, दोनों दल गठबंधन का, दलों का नहीं कहना चाहिए, गठबंधन का, एनडीए का और इंडिया का, उसमें पहले चरण के मतदान के बाद और दूसरा चरण खत्म होने के पास आते आते मुद्दों में बड़ा फेरबदल हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो फेरबदल हुआ है वो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान के ट्रेंड में। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चुनाव अभियान है, जिसकी शुरुआत उन्होंने की राम मंदिर के मुद्दों से, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से, पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं उनसे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से, तीन तलाक से, कई मुद्दों को लेकर एक साथ कैंपेन शुरू किया। और पहले चरण जो प्रचार था और जो दूसरे चरण का भी, कुछ कुछ दूसरे चरण का भी, तो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द था। लेकिन जैसे ही दूसरा चरण पास आया और चरण का मतदान खत्म होने को हुआ, यानी कि 22, 23, 24 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में और जो उनके मुद्दे थे उसमें एक बड़ा परिवर्तन नजर आया। एक साथ एक इंस्टेंट चेंज भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में हुआ। और वो चेंज हुआ इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे हिंदुत्व का मुद्दा पकड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो या संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा हो, उन्होंने सीधा ये कहना शुरू कर दिया और हिंदुओं को उन्होंने चेताना शुरू कर दिया कि देखो, अगर कांग्रेस आ गई तो वो सारी संपत्ति आपकी लेकर बांट देगी और उन लोगों को बांट देगी जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का भी जिक्र करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। इस बात को भी जोर शोर से उन्होंने कहना शुरू कर दिया और उन्होंने चेताना शुरू कर दिया कि अगर कांग्रेस आ गई तो हिंदुओं की सारी संपत्ति वो बांट देगी। और किन में बांट देगी? जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं। यानी कि बहुत साफ साफ उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को बांट देगी। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में परिवर्तन किया है, कर्नाटक सरकार ने भी एक काम अजीब कर दिया कि वहां सारे मुस्लिमों को पिछड़ा घोषित कर दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ लिया है प्रधानमंत्री ने, और सारे मुद्दे छोड़कर अब जो पिछले 3 दिन की सभाएं हुई, खास तौर से कल की सभा है, राजस्थान की सभा के बाद उन्होंने ये ट्रेंड बदला। पहली बार राजस्थान की सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वे कराएगी। हालांकि ये बात उन्होंने राहुल गांधी के बयान के बाद ही पकड़ी, ये मुद्दा राहुल गांधी ने ही दिया। राजस्थान की सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रही है और सर्वे कराकर बांट देने की बात कर रही है। यानी कि कांग्रेस की निगाह आपकी संपत्ति पर है, आपके मकान पर है, आपके जेवर पर है। और वहीं एक नई बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि वो मां बहनों का जो गहना है, जो मंगलसूत्र है, उसको भी छीन लेना चाहती है। मंगलसूत्र एक मुद्दा बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने आरक्षण घोषित कर दिया है, आरक्षण का मुद्दा बना दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर उसके बाद जो कल जो सभाएं हुई हैं, जो विशेष रूप से बरेली में और शाहजहांपुर में, आगरा में, यहाँ उन्होंने साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पिछड़ों का, दलितों का और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देना चाहती है। ये बात बहुत साफ कही नरेंद्र मोदी ने।
यानी कि नरेंद्र मोदी एकदम अपने 2014 के कैंपेन की मुद्रा में आ गए। जो छवि लेकर नरेंद्र मोदी आए थे गुजरात से और 2014 के चुनाव में उन्होंने क्रांति कर दी थी, उसी छवि को एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित कर लिया है। और उन्होंने पूरे जोश के साथ कल की सभाओं में इस मुद्दे को उठाया कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, दलितों का, पिछड़ों का छीन कर वो आपका आरक्षण बांट देगी, दलितों से छीन कर अल्पसंख्यकों को बांट देगी। ये बात उन्होंने साफ साफ, अल्पसंख्यक नहीं, उन्होंने सीधे मुसलमान कहा कि मुसलमानों को बांट देगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संपत्ति के सर्वे की बात है तो राहुल गांधी ने कही थी, उसको मुद्दा बनाकर भी उन्होंने कल की सभा में उन्होंने कोई 3 तलाक की बात नहीं की, जम्मू कश्मीर की भी कोई बात नहीं हुई, केवल कानून व्यवस्था की बात हुई। एक और जो ट्रेंड देखने को मिला है वो पहले चरण के बाद दूसरे चरण में वो ये देखने को मिल रहा है प्रचार में नरेंद्र मोदी के कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा शुरू कर दी, जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कल की सभा में भी कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा है और उनके नेतृत्व में हम लोग सफलता पाएंगे उत्तर प्रदेश में। और मैं भी उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ, उम्मीदवार हूँ, इसका मुझे गर्व है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ शुरू कर दी, यानी कि योगी आदित्यनाथ भी यूपी के चुनाव में, विशेषकर देश भर में जो उनकी मांग आ रही है और उनका जो प्रभाव है उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान में इसको भी शामिल किया। एक और जो खास बात नरेंद्र मोदी ने कल से कहनी शुरू की है, ये भी मुद्दा कांग्रेस ने ही दिया है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है कि वो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को आक्रामक होने के मुद्दे दे रही है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं। 24 तारीख को कांग्रेस के जो ओवरसीज सेल है उसके अध्यक्ष या इंचार्ज कहा जाए, जो भी कहा जाए, सैम पित्रोदा है। वो थिंक टैंक है कांग्रेस के। सैम पित्रोदा का बड़ा नाम है कांग्रेस में, उन्होंने कई बड़े काम भी किए हैं राजीव गांधी के समय में और वो राहुल गांधी के इस समय सलाहकार भी हैं। सैम पित्रोदा को ये माना जाता है कि देश में जो कंप्यूटर क्रांति हुई उसमें भी उनका योगदान रहा। राजीव गांधी के समय में उन्होंने काफ़ी काम भी किया। उन्होंने एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका में संपत्ति पर विरासत कर लगाया जाता है और ये विरासत कर अच्छा है, इसका प्रयोग होना चाहिए। इसके पहले भी वो एक विवादास्पद बयान दे चुके हैं। वो बयान दिया था उन्होंने कि देश में मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन ये विरासत टैक्स वाला मामला नया आ गया। इसे भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया। विरासत टैक्स का मतलब ये है कि विरासत अमेरिका में जो लागू है टैक्स, उसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो इस तरह का है कि जो संपत्ति आप अर्जित करते हैं वो आपके पास जब तक आप जीवित हैं पूरी तरह से आपकी है, लेकिन आपके निधन के बाद, स्वर्गवास के बाद उसका 50% यानी 50% हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा। आपके पास या आपके बच्चों को उसमें से केवल 50% ही मिलेगा। ये विरासत टैक्स का मतलब है, यानी कि 50% टैक्स के रूप में वो सरकार को देनी पड़ेगी या सरकार ले लेगी। उसमें चाहे आपका मकान हो, चाहे आपका जो धन हो जो बैंक में आपने अर्जित किया है, या आपके पास कोई गहना हो, या आपके पास कोई जमीन हो, खेती की जमीन हो, या आपका कोई कारोबार हो, या आपके पास जो भी संपत्ति है, वो सभी संपत्ति पर 50% टैक्स लग जाएगा। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने उठा दिया है और अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। कल की सभाओं में शाहजहांपुर, बरेली और आगरा में उन्होंने इस बात को बड़े जोर शोर ढंग से कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो अब वो आपका हाथ, उसका पंजा आपकी संपत्ति पर भी है, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, 50% छीन लिया जाएगा। उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि आपका गहना भी छीन लेगी, आपका जमीन भी छीन लेगी, मकान भी छीन लेगी कांग्रेस, और आपका खेत भी छीन लेगी, खेत पर भी कब्जा कर लेगी। तो एक तरह से कांग्रेस इसमें उलझ गई है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात का खंडन किया है और कांग्रेस ने ये बात कही है कि उनका विरासत टैक्स लागू करने का कोई इरादा नहीं है और सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, ये बात उन्होंने स्पष्ट कही है। लेकिन जो बात राहुल गांधी कह चुके हैं उसके बाद जो उन्होंने कहा कि वो जाति गणना कराएंगे, जाति गणना के साथ ही वो ये भी बोल गए कि वो फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे और संपत्ति का जो बंटवारा होगा वो जिनको आवश्यक है, जो
अमीर लोग हैं उन पर भी उन्होंने निशाना साधा। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है और सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस आपकी संपत्ति को छीनकर वो मुसलमानों में बांट देना चाहती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड अब बिल्कुल साफ है। एक तरह से पहले चरण का जो भी फीडबैक भारतीय जनता पार्टी के पास रहा हो या दूसरे चरण में जो भी जानकारी मिली हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ छोड़कर सीधे सीधे हिंदुत्व का मुद्दा पकड़ लिया है और जोर शोर ढंग से पकड़ लिया है। हिंदुओं को चेताना शुरू कर दिया है। हिंदू अस्मिता की, हिंदुओं की सुरक्षा की बात अब भारतीय जनता पार्टी ने कहनी शुरू कर दी है और इसका जो असर है वो दूसरे चरण के मतदान में देखते हैं कितना होता है, क्योंकि वो दिखाई देगा दूसरे चरण में और तीसरे चरण में भी इसका असर दिखाई देगा। उधर कांग्रेस ने, जो कांग्रेस अभी तक ये मुद्दा लेकर चल रही थी कि जातीय जनगणना के मुद्दे को ही वो आधार बनाकर चल रही थी, अब कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर भी आक्रामक रुख अपनाया है। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंगल सूत्र की बात कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने कही या नरेंद्र मोदी जी ने कही कि वो मंगल सूत्र भी छीन लेना चाहती है महिलाओं के गले से, इस बात का जवाब भी कांग्रेस ने दिया है और सबसे करारा जवाब इस बात का प्रियंका गांधी ने दिया है। प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु में एक सभा में ये बात कही कि कांग्रेस का की सरकारें देश में 70 साल में करीब 40 साल कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कभी भी किसी भी सरकार ने किसी का भी सोना छीना नहीं है और न छीनने का इरादा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं, मेरी मां का मंगलसूत्र तो देश पर कुर्बान हो गया। उन्होंने ये बात कही, ये भावनात्मक बात उन्होंने कही कि मेरी मां ने तो अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया और देश पर कुर्बान कर दिया। ये कहकर उन्होंने इसका जवाब दिया है, लेकिन ये मुद्दा बन गया है मंगलसूत्र और दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं या जो बातें कही गई हैं उसका निर्वाचन आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और राहुल गांधी के भाषण, कांग्रेस के भाषण, इनको सब संज्ञान लिया गया है और निर्वाचन आयोग ने दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन चुनाव प्रचार तीसरे चरण का आते आते बहुत आक्रामक हो गया है। सीधे सीधे आक्रामक युद्ध हो गया है, एक तरह से लड़ाई जैसी स्थिति है, युद्ध जैसी स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना जो कैंपेन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को केंद्रित न करके कांग्रेस को ही केंद्रित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि देश भर में चुनौती कांग्रेस के साथ ही है। देखते हैं अभी अगला चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार का ट्रेंड है या चुनाव प्रचार के मुद्दे हैं वो यही रहते हैं या आगे कोई और परिवर्तन होता है, ये समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव प्रचार बहुत आक्रामक स्थिति में है। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।